हेलो एवरीवन, मैं प्रीति कोठारी आज एक नई टॉपिक के साथ। और मेरा जो टॉपिक है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी आपको जैसे मालूम है जून में हमारा डी ट्रिपल एस बी का एग्ज़ाम भी है, तो उन कैंडिडेट्स के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। और इससे क्वेश्चंस बनते हैं और ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं जिनको करना बड़ा मुश्किल होता है। तो अगर हम इस टॉपिक, और टॉपिक बहुत आसान है, इस टॉपिक का मैं आपको हर एक तरीके का जो पैटर्न जो आता है उससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाऊंगी, ठीक है। और एक ही वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। देखो, फर्स्ट क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। इक्वेशन से पहले मैं आपको एक वर्ड और सिखा देती हूँ, वो होता है आपका एक्सप्रेशन, ठीक है। एक्सप्रेशन और इक्वेशन में डिफरेंस होता है। एक्सप्रेशन मीन्स क्या होता है कि जो टर्म से और ऑपरेशन से मिलकर के जो हम स्टेटमेंट लिखते हैं ना, उसको एक्सप्रेशन कहते हैं। जैसे हमने क्या किया, कोई पोलिनोमियल मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसमें इस एक्सप्रेशन की हाईएस्ट डिग्री जो है वो 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। इट्स नॉट एन इक्वेशन, ये एक्सप्रेशन है ओनली, ठीक है। जब इस एक्सप्रेशन को हम क्या कर देते हैं, इसमें सिर्फ अभी एक ही साइड है, ठीक है। इसको तो हमने कहा है कि हाँ इसको लेट, हम इसको पी एक्स लिख रहे हैं, ठीक है। हम इस एक्सप्रेशन को लिख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एक्स, इसलिए मैंने इसको पी एक्स लिखा है। लेकिन जब मुझे इक्वेशन लिखनी होगी तो मुझे इसका राइट हैंड साइड भी देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी इक्वेशन को मैं कैसे लिखूंगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिख सकती हूँ इज इक्वल्स टू 0। अब ये जो इक्वेशन हुई, ये तो था क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, तो ये जो इक्वेशन हुई इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे, राइट। समझ आया। तो ये क्या है, एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। और इसी के बेस पे ही हम अभी सारी चीजें करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, ये हमारी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई है, ठीक है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि हमने जैसे देखो, हमने पढ़ा क्या है कि इसके जो रूट्स होते हैं उनके बीच का रिलेशन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए होता है। अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल्स टू कितना होता है, सी अपॉन ए होता है। ये हम सब ने पढ़ा है। अभी इसको देखेंगे कि ये आखिर आते क्या हैं, कैसे आते हैं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा डॉट बीटा। याद तो हम कर लेते हैं, पर आज ये बताऊंगी मैं कि ये आते कैसे, ठीक है। तो सपोजिंगली मैंने यहाँ पे लिख दिया, लेट अल्फा कॉमा बीटा आर द रूट्स ऑफ द अबव क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, या हम लिख सकते हैं कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है उसके रूट्स हैं। तो रूट्स हैं तो इसका मतलब हमें क्या करना होगा, हम इस तरीके से लिख सकते हैं ना, एक्स माइनस एल्फा और एक्स माइनस बीटा, तभी तो वो किसी के रूट्स होंगे, इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसको और सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स इंटू बीटा, एक्स इंटू बीटा और माइनस का अल्फा इंटू एक्स इंटू बीटा और अल्फा इंटू एक्स प्लस का अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल्स टू 0, यही आएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस ये कितना होता है, देखो ये जो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा मैंने रूट्स लिखे हैं ना, ये कैसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट आएंगे जिसका एक कोफिशिएंट 1 होगा, ठीक है। तो मैं इसको अबव ना करके हमें इसको लिख देती हूँ, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख देती हूँ, ठीक है ना। या हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दिया मैंने। अब हम इसमें माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर कितना बच जाएगा, अल्फा प्लस बीटा डॉट एक्स इंटू अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू 0। अब आपको पता है ये क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा क्या है, सम ऑफ रूट्स। यही तो हमने लिखा था, सम ऑफ रूट्स। तो यहाँ हमारे पास आ गया सम ऑफ रूट्स, इसको हम क्या कहते हैं, सम ऑफ रूट्स कहते हैं। और इसको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। अपने याद करने के लिए आप इसको s लिख सकते हो और इसको p लिख सकते हो, जैसा आपको सही लग रहा है, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन अगर मैं शॉर्ट में लिखना चाहूँ तो मुझे क्या मिली, एक्स स्क्वायर माइनस का s x प्लस का p इज इक्वल्स टू 0। ये आ गई हमारे पास, इक्वेशन आ गई है, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे नहीं, जैसा आपको समझ आ रहा है, अगर आपको एस पी में कंफ्यूजन हो रहा है तो अल्फा प्लस बीटा एक्स और ये कितना होगा, अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल्स टू 0, आप ऐसे भी लिख सकते हो,
तो जब हम इस इक्वेशन को इस पैटर्न में लिखेंगे ना, अब देखो इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन थी कितनी, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन थी वो थी एक्स स्क्वायर माइनस का, नहीं एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इक्वल्स टू जीरो थी। आप इन दोनों को कंपेयर कर दो। तो आप जब इनको कंपेयर करोगे ना, तो कंपेयर करोगे तो कितना आएगा, ए की वैल्यू कितनी आ रही है 1, बी की वैल्यू कितनी आएगी माइनस का अल्फा प्लस बीटा, और सी की वैल्यू देखेंगे तो अल्फा डॉट बीटा आएगी। तो देखो यहाँ से क्या आएगा, जो अल्फा प्लस बीटा है ना, अल्फा प्लस बीटा है, वो अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, अल्फा प्लस बीटा आ रहा है आपका माइनस का बी, और c इज इक्वल टू अल्फा डॉट बीटा आ रहा है। अब देखो मैं इसके डिनोमिनेटर में वन, इसके डिनोमिनेटर में वन लिख सकती हूँ। तो अल्फा प्लस बीटा का जो ये वन है, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, अपना a भी लिख सकते हैं। अब देखो मैंने ऐसा क्यों कहा कि हम इसमें a लिख देते हैं, सॉरी यहाँ पे नहीं, c अपॉन a लिखना चाहिए था हमें, है ना। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए ऐसे लिख सकते हैं, और हमारी वैल्यू आ गई। कुछ बच्चे ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। या फिर हम क्या कर सकते हैं दूसरा, क्योंकि इसका कोफिशिएंट तो वन था, ठीक है, इसका कोफिशिएंट क्या था, इसका कोफिशिएंट वन था। तो आप इसके कोफिशिएंट को वन ना करके, क्योंकि सारे इक्वेशन में तो वन नहीं होगा ना, वन ना करके, वन होगा तो आप इसको डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी, और अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू, ऐसी कंडीशन में अल्फा प्लस बीटा कितना होगा माइनस बी, और अल्फा डॉट बीटा कितना होगा सी होगा, ठीक है। लेकिन हर टाइम पे वन नहीं होता, कोई और कांस्टेंट भी आ जाता है। तो आप क्या करो, इसी इक्वेशन को a से मल्टीप्लाई कर दो, ए एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा a इंटू एक्स, और प्लस अल्फा डॉट बीटा इंटू ए इज इक्वल टू जीरो। दोनों साइड आप a से मल्टीप्लाई कर दो, और उसके बाद इसको अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करो। जब आप स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो माइनस का अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो, और माइनस का अल्फा प्लस बीटा इनटू में ए इज इक्वल्स टू क्या आएगा आपका बी आएगा, और अल्फा डॉट बीटा ए इज इक्वल्स टू सी आ जाएगा, जिससे आप अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस का बी अपॉन ए, अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। आप कैसे भी, जैसे भी आपको कन्वीनियंट लगता है, दोनों ही मेथड राइट है, आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले अगर मैं आपको बात करूं, तो हमने इसके कुछ रूट्स ले लिए थे, ठीक है, अल्फा और बीटा दो रूट लिए, उनको मैंने क्या किया, उनसे इक्वेशन बनाई, उनकी मल्टीप्लाई की, एक इक्वेशन आई, उस इक्वेशन को आपको कुछ नहीं स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करना है, और आपको ये दोनों के दोनों रिलेशन मिल जाएंगे। ठीक हो गया, इतना समझ में आया। अब देखो इसमें बात करते हैं हम इसकी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की, कि आखिर नेक्स्ट देखो क्या क्या आया हमारे पास। पहली चीज तो आ गई, अगर मैं बात करूं हमारे पास क्या क्या चीजें आई हैं, ठीक है, क्योंकि सारा जो है अलग अलग जगह पे लिखा जा रहा है ना, इससे अच्छा हम इस तरीके से लिखते हैं। अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई माइनस का बी अपॉन ए, अल्फा डॉट बीटा हमने सीख लिया कितना आता है, सी अपॉन ए आता है। अब कभी कभी ना अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू भी पूछ लेता है। तो अगर मैं आपको अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू बताऊं, तो वो अल्फा माइनस बीटा की जो वैल्यू होगी वो कितनी होती है, वो होगी आपके पास, शायद से हमने नेक्स्ट स्लाइड में वो क्वेश्चन ही पूरा लिखा है, पर देखते हैं। अल्फा माइनस बीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है रूट का स्क्वायर रूट ऑफ डी अपॉन में ए होती है, प्लस माइनस इसको मॉड्यूलस लिख दो, या फिर आप प्लस माइनस रूट डी अपॉन ए होती। तो अब देखो ये आती कैसे है, अल्फा प्लस बीटा का अगर मैं होल स्क्वायर कर दूं तो कितना आएगा, माइनस बी अपॉन ए का भी होल स्क्वायर आ जाएगा। तो आपको पता है अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस टू अल्फा बीटा होगा। अगर मुझे से अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर करना हो तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, माइनस का टू अल्फा बीटा मुझे घटाना भी पड़ेगा और जोड़ना भी पड़ेगा, ठीक है। यहाँ कितना आएगा, बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो इन इसको इसको और एक ये थर्ड टर्म ले लो, तो ये अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बन गया, और क्या, प्लस फोर अल्फा बीटा बन गया। अब हमें पता है किसी भी स्टैंडर्ड इक्वेशन की अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है सी अपॉन ए। तो आप लिख दो सी अपॉन ए, ये कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो अल्फा माइनस बीटा का जो होल स्क्वायर है वो कितना आएगा, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस का
4c अपॉन ए। आप इसको और लिखोगे तो ये बी स्क्वायर, देखो ए स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, तो ये कितना आएगा बी स्क्वायर माइनस का 4ac। आप इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ अल्फा माइनस बीटा बच जाएगा, ये इसको ही हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, डी बच जाएगा अपॉन में ए स्क्वायर बचेगा। जब हम इसको और सॉल्व करेंगे तो रूट डी आएगा, अपॉन में ए बनेगा, और इसको हम प्लस माइनस लिख सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू, राइट। अब बात करते हैं आगे, देखते हैं और क्या क्या चीजें इसमें और आपको बतानी है, वो देखती हूँ मैं। तो हमने ये देख लिया कि जो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू होती है वो कितनी होती है। अब देखो नेचर ऑफ रूट्स देखते हैं। तो नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है, तो जो भी नेचर ऑफ रूट्स है ना उसको हम सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट से बता सकते हैं। 4ac, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होनी चाहिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अगर ये नहीं है तो आप उसको इस पैटर्न में कन्वर्ट करो, लेकिन इसी इसी इक्वेशन को ही हम, इसी इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट है ये डी। अब ये डिस्क्रिमिनेंट क्या मदद करता है, ये मदद करता है कि अगर यही डी जो है, अगर डी, देखो डी आपके पास, जो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है, उससे समझाती हूँ आपको। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इसको श्रीधराचार्य जी ने दिया था, तो इसलिए इसको श्रीधराचार्य रूल भी कहते हैं कि x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a होता है। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, देखो मैं कह रही हूँ, अगर ये जो d है ना ये खत्म हो गया, सपोजिंगली अगर ये d ही 0 हो गया, इफ, फर्स्ट कंडीशन में लिख रही हूँ, इफ d इज इक्वल टू 0, जब d मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 है, तो x कितना आएगा ये बताओ, x आएगा माइनस का b अपॉन 2a। आपको पता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो है रूट्स कितने होते हैं, 2 होते हैं, तो इसमें तो एक ही है, इसका मतलब वो रिपीट हो रहा होगा। ठीक है, वो रिपीट हो रहा होगा। और दूसरा क्या है, माइनस का b, ए बी सी तीनों, इसमें कंडीशन होती है कि ए बी सी तीनों बिलोंग करते हैं रियल नंबर में, तो ये तो रियल है ना, ये भी वैल्यू रियल देगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि जब d 0 होगा उस समय पे रूट्स आर इक्वल एंड रियल। तो यही नेचर, उन्होंने, नेचर का मतलब है कि वो किस तरीके का रूट होगा, तो उन्होंने बता दिया कि जो दोनों रूट होंगे वो बराबर होंगे और रियल होंगे। फिर दूसरी कंडीशन, इफ d इज लेस देन 0, अगर देखो d जो है वो छोटा है, नहीं d पहले ग्रेटर देन 0 का करते हैं, क्योंकि उसके बाद हम लास्ट में उस केस को कर लेंगे। अगर d ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, आप यहाँ पे रख करके देखो ना कि चलो +5 है, +5 मतलब कितना हो गया, ग्रेटर देन 0 हो गया। +5 में हम कैसे रखेंगे, देखो मैंने क्या कहा, अगर मैं यहाँ इसकी वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 5 रख दूं, तो x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस का √5 अपॉन में 2a होगा ना। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, माइनस का b प्लस, एक बार प्लस आएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास +√5/2 है, दूसरा हो जाएगा माइनस का b माइनस का √5/2 है। तो अभी क्या हुआ, अभी भी रियल है वैल्यू, लेकिन डिस्टिंक्ट है, मतलब दोनों, एक में प्लस है एक में माइनस है, दोनों अलग अलग वैल्यू। तो यहाँ पे क्या आएगा, रूट्स आर डिस्टिंक्ट एंड रियल। ठीक है, अलग अलग तो हैं पर रियल है अभी भी। लास्ट केस आता है आपके पास, d इज लेस देन 0। अब देखो कंडीशन, अगर आपने इसी को -5 लिख दिया, -5 लिखा ना, तो देखो -5 का रूट हमें नहीं मालूम होता, तो हम क्या करते हैं, -5 को सॉल्व करने के लिए माइनस का b प्लस माइनस का, अब मैं अंदर क्या करूंगी, आयोटा स्क्वायर लिखूंगी और फिर 5 लिखूंगी, अपॉन में 2a लिखूंगी। अब ये यही चीज पूरी की पूरी चेंज हो जाएगी। इसमें क्या आएगा, अब आयोटा बाहर आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू माइनस का b
प्लस माइनस, अब एक आयोटा बाहर आ गया, इसको कॉमन ना करके इक्वल लिख देते हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया, एक आयोटा बाहर आ गया, आयोटा स्क्वायर था, क्योंकि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1 होता है, तो -1 की जगह मैंने क्या किया, आयोटा स्क्वायर लिख दिया। जैसे आयोटा स्क्वायर लिखा, आयोटा बाहर आया, √5 लिखा, अपॉन में 2a आ गया। अब आप देखेंगे तो x की दो वैल्यू आएंगी, माइनस का b प्लस आयोटा √5 अपॉन में 2a, और कॉमा माइनस का b माइनस का आयोटा √5/2a। तो अब आप देखेंगे ना, रूट्स क्या है, अलग अलग है, आर डिस्टिंक्ट, मतलब अलग अलग हैं, एंड इमेजनरी, इमेजनरी, ठीक है। क्या है रूट्स, रूट्स हमारे इसमें डिस्टिंक्ट भी आया, और क्या आया, डिफरेंट, डिस्टिंक्ट भी आया और इमेजनरी भी आया, ठीक है, जिसको हम क्या कर रहे हैं, सपोज कर रहे हैं, आई से डिनोट कर रहे हैं। तो ये आपको आई होप समझ में आ गया कि d जब 0 होगा तब इक्वल रूट्स होंगे और रियल होंगे, d ग्रेटर होगा तब भी, तब डिस्टिंक्ट और रियल होंगे, और लेस देन की कंडीशन में डिस्टिंक्ट और इमेजिनरी होंगे, राइट। अब आगे देखते हैं। देखो अब सबसे मेन, अभी तक तो आपने ये जो पढ़ा ये तो हमारे रूट से रिलेटेड था कि अगर अल्फा बीटा जो है वो गिवन है तो क्या कंडीशन होगी। अब एक और मेजर इसमें लास्ट में इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं कि अगर आपके पास अल्फा बीटा रूट्स है तो 1/अल्फा 1/बीटा की वैल्यू क्या होगी, या फिर k इंटू अल्फा k इंटू बीटा की वैल्यू क्या होगी, उनके लिए कॉन्सेप्ट आखिरी में बता दूंगी आपको। अभी सिर्फ ग्राफ के बारे में पढ़ते हैं। देखो इस, अगर आपको ग्राफ थोड़ा समझ में आ गया तो आपको बहुत सारी चीजें और क्लियर हो जाएंगी। देखो ग्राफ क्या कहता है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहले तो एक स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख देते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर मैं लिखूं तो इसका एक एक्सप्रेशन है, उस एक्सप्रेशन को मैं कैसे लिख सकती हूँ, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। इसी से तो ये क्या बना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है। अब आप ये देखो कि यहाँ x है, यहाँ y है, इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन है ना, ये क्या है, ये रिलेशन है, ये क्या है, रिलेशन है, किसके बीच में, रिलेशन बिटवीन x कॉमा y, दैट मीन्स वी कैन ड्रॉ ग्राफ ऑफ इट, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, इसका मतलब ये है कि हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। अगर मैं इसका ग्राफ ग्राफ ड्रॉ करूँ ना, तो इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा, सिर्फ दो ही तरीके से इसका ग्राफ ड्रॉ हो सकता है। कैसे, या तो अपवर्ड डायरेक्शन में पैराबोला बनेगा। देखो इसका जो ग्राफ होता है, पहले मैं ये बता देती हूँ, इसका ग्राफ पैराबोला होता है। अब पैराबोला क्यों होता है वो मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी, पैराबोला ही पैराबोला के लिए, उस कॉन्सेप्ट को आप देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगी, इसलिए इससे पहले मैंने पैराबोला पढ़ा दिया था, ठीक है। अब मैं वहां पे भी मैंने ये क्लियर नहीं किया था कि पैराबोला क्यों अपवर्ड और डाउनवर्ड होता है, क्यों राइट एंड लेफ्ट होता है, तो यहाँ बता देती हूँ। देखो पैराबोला, मैंने कहा इसका ग्राफ क्या होगा, पैराबोला होगा, लेकिन सिर्फ या तो अपवर्ड होगा या फिर डाउनवर्ड होगा। इसका रीजन क्यों, देखो इसका रीजन इसलिए है क्योंकि जो इसके, ये y इज इक्वल्स टू बोल रहा है, और y की, y इज इक्वल्स टू, और वैल्यूज किसकी दे रहा है इस समय पे, जो भी रूट्स निकलेंगे ना वो किसके निकलेंगे, इसमें x के निकलेंगे। तो जो रूट्स निकलते हैं वो हम उस एक्सिस पे डिनोट करते हैं ना, जिसके वो रूट्स निकल रहे हैं। तो जब भी हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो ये सॉल्यूशन x की टर्म पे देगा। देखो जब मैं इसको इसकी इक्वेशन बनाऊंगी तो ये सॉल्यूशन किसके टर्म्स में देगा, x के टर्म्स में देगा। इसका मतलब ये जो ग्राफ है ना, ये चाहे वो अपवर्ड डायरेक्शन का ग्राफ हो या डाउनवर्ड डायरेक्शन का ग्राफ हो, वो एक्सिस को, कौन सी एक्सिस को, एक्स एक्सिस को कट करेगी, इसलिए ये अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनेगा। जब भी ये क्या करेगी, वाई एक्सिस को कट करेगी, उस टाइम पे, जैसे ये वाई एक्सिस है, अगर ये वाई एक्सिस पे इसके रूट्स निकल के आ रहे हैं, दैट मीन्स अगर ये x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस का ए वाई स्क्वायर प्लस का बी वाई प्लस का सी बनता,
तो ये कहाँ पे वैल्यू दे रहा होता है इस समय पे, y पे वैल्यू, सॉल्यूशन हमें y पे मिल रहे होते, तो ये पैराबोला राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में बनता। समझ आया? अब देखो मैंने क्या कहा, ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ या तो अपवर्ड होगा या फिर डाउनवर्ड्स होगा, राइट? अब अपवर्ड और डाउनवर्ड्स की कंडीशन में भी ये एक्स एक्सिस को कहाँ कहाँ पे कट कर सकता है वो देखते हैं। देखो हो सकता है कि ये जो पैराबोला है, ये पैराबोला एक्स एक्सिस को कहीं पर टच ही ना करे, उससे ऊपर वैल्यू दे रहा हो, ठीक है? या हो सकता है कि ये जो ग्राफ है ना, ये ग्राफ एकदम ही टच करे कहाँ पे, उसको एक्स एक्सिस पे टच करे। या फिर हो सकता है कि ये जो ग्राफ है ना, ये इसको टच करते हुए नीचे से ऐसे ऊपर कट करे, उसको 2 पॉइंट्स पे कट करे, ठीक है? ये कंडीशन समझ में आई कि तीन तरीके से इसके ग्राफ बन सकते हैं, या तो वो एक्स एक्सिस से बहुत दूर हो, या फिर उसको टच कर रहा हो, या फिर उसको कट कर रहा हो, ठीक है? कट टच करना मतलब सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रहा हो। अब दूसरी बात, तो सबसे पहले ये बात क्वेश्चन आता है कि हमें ये पता करना है कि ये अपवर्ड डायरेक्शन में बनेगा पैराबोला या डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनेगा। क्यों बनेगा तो मैंने बता दिया, क्योंकि ये एक्स पे ही वैल्यूज देगा इसलिए बनेगा। अब वो अपवर्ड और डाउनवर्ड क्यों बनेगा और कौन सा बनेगा, तो देखो अपवर्ड डायरेक्शन में कब बनेगा, जब आपके पास ए जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, तब जो पैराबोला है वो कैसा बनेगा, अप अपवर्ड डायरेक्शन में बनेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में बनेगा, ठीक है? अपवर्ड डायरेक्शन में बनेगा। और जब क्या हो, ए जो होगा आपका, ए क्या होगा, अगर लेस देन 0 है तो वो कैसे बनेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनेगा। लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनने के इसकी भी तीन कंडीशंस हो सकती हैं, या तो वो एक्स एक्सिस को टच ही ना करे, या सिर्फ टच करे और वापस आ जाए, या फिर ये हो सकता है उसको कट करते हुए आए। ये क्या है, एक्स एक्सिस है, ये ध्यान रखना कि ये एक्स एक्सिस है, सारी एक्स एक्सिस है। ठीक हो गया इतना, आई होप समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं हम कि ये तो करेक्ट है हमारे पास। अब देखो जिस पॉइंट पे ये जो, अब देखो यहाँ पे तो हमें खुद दिख रहा है कि इस ग्राफ से हम बता पा रहे हैं कि ये जो इक्वेशन है, ये एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रही है, ये सिर्फ टच कर रही है और ये कट कर रही है। लेकिन हमें क्वेश्चन में अगर सॉल्व करना होगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये टच कर रही है कोई इक्वेशन या नहीं कर रही है? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट का, जिसको हम d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac कहते हैं। अब इसके यूज से हम क्या बता सकते हैं कि कौन सा ग्राफ जो है वो अपनी एक्सिस को टच करेगा, कट करेगा या उससे दूर रहेगा, ठीक है? अपवर्ड और डाउनवर्ड तो हमें कैसे पता चला, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट ने हमें बता दिया कि वो अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा। लेकिन जो और चीजें हैं, जैसे कि ये टच करेगा या नहीं, वो हमें डिस्क्रिमिनेंट बता देता है, ठीक है? अगर डी जो है, अगर डी लेस देन 0 है तो वो टच नहीं करेगा, अगर d इक्वल्स टू 0 है तो वो टच करेगा, और अगर d इज ग्रेटर देन 0 है तो वो आपको क्या करेगा, ग्रेटर देन 0 है तो वो 2 पॉइंट पे कट भी करेगा। अब देखो अभी हमने इससे पहले आपको नेचर ऑफ रूट्स बताए थे, उसमें भी हमने यही कहा था। देखो जहां पे वो टच कर रहा है तो मैंने क्या कहा था, वो वहां जिस पॉइंट पे वो टच करेगा ना, टच करने का मतलब सिर्फ एक रूट आएगा वहां, सिर्फ एक रूट आएगा। एक रूट आने का मतलब, अगर हम बात करें, अभी हमने बताया था अगर वो d इज इक्वल टू 0 है तो रूट्स आर इक्वल एंड रियल। इसका मतलब आपके पास सिर्फ एक रूट आ रहा है और वो भी क्या है, रियल रूट है, एक्सिस पे टच कर रहा है। जैसे ग्रेटर देन 0 बताया था तो हमने कहा था डिस्टिंक्ट रूल आएंगे दो और रियल होंगे। तो देखो टच कर रहे हैं ना एक्स एक्सिस को, रियल होंगे डेफिनेटली। और दो अलग अलग वैल्यूज आ रही है, इसमें एक इसमें दो। एक का मतलब होता है इक्वल रूट्स होंगे तो वही दो रूट्स होंगे,
पर यहाँ पे टच कर रहा है, इसका मतलब वो एक सेम रूट ही, एक ही पॉइंट पे दोनों रूट्स होंगे। समझ आया? और देखो d लेस देन 0, कोई भी रियल रूट नहीं होगा। जब रियल रूट नहीं होगा इसका मतलब वो सारे के सारे इमेजिनरी रूट्स होंगे। समझ आया? वैसी सेम कंडीशन इसमें होती है, केवल डाउनवर्ड के लिए कंडीशन a इज लेस देन 0। अगेन ये भी इसमें d लेस देन 0 होगा तो वो टच नहीं करेगा, d इक्वल्स टू 0 होगा तो टच करेगा, d ग्रेटर देन 0 होगा तो वो दो पॉइंट्स में कट करेगा। ठीक है। अब एक बात जो हमें सबसे मेन क्वेश्चंस आते हैं इससे रिलेटेड, कि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है या इसके वर्टेक्स के जो पॉइंट्स है वो क्या है। तो देखो वर्टेक्स के पॉइंट्स निकालना मैं आपको बताती हूँ कि कैसे निकालते हैं हम वर्टेक्स के पॉइंट। ठीक है। अब देखो वर्टेक्स अगर आपको निकालना है इसका, ठीक है, तो वर्टेक्स निकालने के लिए क्या करेंगे हम, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखो आप इक्वल्स टू 0। अब आप इसको एक कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट को ओरिजिन के इक्वल करके देखो, आपको इसकी ओरिजिन मींस 0 के इक्वल करके देखो, आपको इसके वर्टेक्स के पॉइंट मिल जाएंगे। देखो अब हम क्या करें, वर्टेक्स निकालने के लिए मैं यहाँ करती हूँ इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाती, तो मुझे पहला ही काम करना होगा a कॉमन लेना होगा, क्योंकि कंप्लीट स्क्वायर के लिए x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। ठीक है। तो ये b बाई ए एक्स हो जाएगा प्लस का c बाई ए हो जाएगा और इज इक्वल टू 0। अब a को ऐसे ही रहने दो, यहाँ कितना होगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी ए बाई एक्स। अब काम होता है इसी जो मिडिल टर्म है इसका हाफ करके आप स्क्वायर ऐड भी कर दो और सब्ट्रैक्ट भी कर दो। तो अब कितना होगा, ये b बाई ए, इसका होल स्क्वायर हमने ऐड भी कर दिया और प्लस का c बाई ए बच गया आपके पास इक्वल्स टू 0। तो देखो अब क्या रह गया इसमें, x प्लस, हम इन तीनों टर्म को ले लेते हैं, तो x प्लस दिस और प्लस दिस, तो हमें ये कितना आ जाएगा, ये बचेगा हमारे पास 1/2 b अपॉन ए, या b अपॉन 2a का और होल स्क्वायर लिख दो आप। बचा कितना, माइनस का, और इसको थोड़ा सॉल्व कर लो तो ये बचेगा बी स्क्वायर अपॉन में 4a स्क्वायर। ठीक है। और प्लस का सी ए बच गया इक्वल्स टू 0। तो a, इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे, b अपॉन 2a होल स्क्वायर माइनस का, अब देखो इसको सॉल्व करो तो कितना आएगा, बी स्क्वायर और माइनस का, ठीक है, माइनस का कितना, अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस का 4ac अपॉन में 4a स्क्वायर, यही तो बचेगा। अब a को भी अंदर दे दो तो कितना होगा, ए एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर और माइनस का एक a इसको भी दे दो, तो बी स्क्वायर, इसको बी स्क्वायर ना लिख करके मैं अब छोटा लिख रही हूँ, क्या लिख रही हूँ इसको, d अपॉन 4a स्क्वायर, इस स्क्वायर से a भी कैंसिल हो गया। ठीक है। अब 0 कितना बचा, ए एक्स प्लस बी बाई 2a इसका होल स्क्वायर, और ये क्लोज करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है। और यहाँ कितना बचा, माइनस का d/4a। ठीक है। अब इसको हमने क्या किया, इसको इक्वल ना करके, हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना करके, क्योंकि हमें y चाहिए था, तो हमें इसको एक्सप्रेशन की टर्म में भी लिखेंगे तो चल जाएगा। क्या लिखेंगे हम, y इज इक्वल्स टू वाई 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 इज इक्वल्स टू। ठीक है। अब देखो ये क्या है, y इज इक्वल्स टू इतना आ गया, तो हम इसे लिख सकते हैं ना, y प्लस d/4a, एक ही ये बन गया। दूसरा क्या बन जाएगा, इज इक्वल्स टू a एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। अब हम क्या करें, इन दोनों कोफिशिएंट को y प्लस डी अपॉन 4a इक्वल्स टू, अगर आप जीरो करोगे तो आपको एक y की वैल्यू मिल जाएगी, कितनी मिलेगी, माइनस का d/4a, और x की वैल्यू कितनी मिलेगी, माइनस का b/2a। ठीक है। तो यही इसके वर्टेक्स के पॉइंट्स होते हैं। अब हमें इतना निकालना तो नहीं है, इतना हम नहीं निकालेंगे, अब हमें केवल याद रखना है कि जो वर्टेक्स के पॉइंट्स होते हैं, निकालना मैंने सिखा दिया आपको, जो वर्टेक्स के पॉइंट्स होते हैं
वर्टेक्स के क्या कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो कितने होते हैं, वो होगा माइनस का b अपॉन 2a और माइनस का d अपॉन 4a होता है। ठीक है, तो ग्राफ कैसा भी हो, ग्राफ कैसा भी हो, इसकी जो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट है वो माइनस का b अपॉन 2a होगा और माइनस का d अपॉन 4a होगा, माइनस का d अपॉन 4a होगा। ग्राफ कैसा भी हो, वर्टेक्स माइनस का b अपॉन 2a कॉमा माइनस का d अपॉन 4a। ठीक है, ये हर किसी के लिए वर्टेक्स का पॉइंट जो है यही रहेगा। तो आपको इसको याद कर लेना है बिल्कुल, चाहे वो यहाँ कहीं हो या कहीं भी हो, किसी भी पैराबोला के वर्टेक्स के लिए। तो सोचो आपको ये कहाँ काम करेगा, पैराबोला वाले चैप्टर में भी काम करेगा और यहाँ तो काम कर ही रहा है। ठीक है, तो वर्टेक्स, किसी भी पैराबोला का वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, माइनस बी अपॉन 2a और माइनस डी अपॉन 4a होते हैं। समझ आया? अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, इसी में ही, कि इसका मैक्सिमम पॉइंट क्या होगा और मिनिमम पॉइंट क्या होगा। अब देखो इस ग्राफ को आप ध्यान से देखो, तो ये ग्राफ अपनी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ देगा, अपवर्ड डायरेक्शन में जब ये जा रहा है ना, तो अपवर्ड डायरेक्शन में इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, ये जब ये अपवर्ड डायरेक्शन का कोई पैराबोला है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, वी डोंट नो, क्योंकि ये इसको प्लस इन्फिनिटी तक कितना भी आगे बढ़ा लो तो हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू नहीं बता सकते, पर मिनिमम वैल्यू तो बता सकते। मिनिमम वैल्यू क्या होगी इसकी, ये पॉइंट इसकी मिनिमम वैल्यू, समझ आ रही, ये पॉइंट इसकी मिनिमम वैल्यू होगी। तो इसकी मिनिमम वैल्यू जो होगी, वो मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, जब इफ, आप इसको एक कॉन्सेप्ट अपने लिए बना लो, इफ ए इज ग्रेटर देन 0, तो पैराबोला कौन सा बनेगा, पैराबोला बनेगा अपवर्ड डायरेक्शन का। ठीक है, जब पैराबोला अपवर्ड डायरेक्शन का बनेगा, ऐसी कंडीशन में जो y की रेंज होगी, वो y की रेंज कितनी होगी, वो y की रेंज होगी -4, नहीं, -d अपॉन 4a कॉमा इंफिनिटिव। तो इसका कभी भी अपवर्ड डायरेक्शन में जब कोई पैराबोला होता है, ऐसी कंडीशन में उसका मैक्सिमम पॉइंट आप फाइंड आउट ही नहीं कर सकते, इसीलिए कहते हैं ऐसी कंडीशन में मिनिमम पॉइंट इसका क्या होगा, जो मिनिमम वैल्यू होगी उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कितनी होगी, वो होगी -d/4a होगी। आप सिंपल वैसे इस रेंज को याद रखो तो आपको समझ आएगा। और अगर a लेस देन 0 है तो आपको पता है पैराबोला डाउनवर्ड्स बनेगा। ये पैराबोला नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। ठीक है, ये समझो कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कभी कभी आ जाती है ना कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मिनिमम वैल्यू बताओ, मैक्सिमम वैल्यू बताओ, तो कभी कभी क्या होगा कि वो a ग्रेटर देन 0 दे देगा और पूछेगा इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो आप क्या लिखोगे, नॉट डिफाइंड, उसकी सिर्फ मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। वैसे a लेस देन 0 की, अब आप देखो ये नीचे की तरफ, कितना नीचे की तरफ बढ़ सकता है, माइनस इन्फिनेटिव तक बढ़ सकता है ना। तो हम माइनस इन्फिनेटिव तक जो इसकी मिनिमम वैल्यू वो नहीं निकाल सकते, पर मैक्सिमम तो निकाल सकते हैं ना। मैंने क्या कहा, हर एक की जो वर्टेक्स की वैल्यू होती है वो यही होती है। तो अब इसकी y का पॉइंट क्या है, -d/4a। तो देखो ये बिलोंग करेगा माइनस इन्फिनेटिव टू d/4a माइनस का d/4a पे। तो अब इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू हो गई इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जो मैक्सिमम वैल्यू हो गई वो हो गई माइनस का d/4a हो गई। आई होप ये ग्राफ समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अब देखो कभी कभी ना क्वेश्चंस कैसे दिए होते हैं, क्वेश्चन दिया होता है आपके पास इस तरीके से, जैसे एक एक्सप्रेशन है वहां पर y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी है। ठीक है, अब ये दिया है, अब इसके लिए उन्होंने पूछा है कि आपको वो कंडीशन बतानी है। ठीक है, जब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो है वो ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर। तो अब आप मुझे बताओ कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब हमेशा जो है पॉजिटिव वैल्यू देगी, पूरी की पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब एक्स की आप कौन सी वैल्यू उसमें पुट करो कि ये हमेशा पॉजिटिव आए।
तो देखो अभी हमने कितने ग्राफ पढ़े थे, हमने ग्राफ पढ़े थे, ये 3 ग्राफ पढ़े थे हमने। आप मुझे बताओ एक्स की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव कब आएगी? क्या यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव आ सकती है? नहीं, यहाँ पे तो जो वैल्यू होगी एक्स की वो आएगी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे भी 2 वैल्यूज एक्स की आ रही है। ठीक है, तो वो कह रहा है हमेशा। और देखो यहाँ पे तो चलो फिर भी ठीक है, इसके नीचे इसके नीचे कौन सी वैल्यू आ रही है आपके पास? इसके नीचे तो नेगेटिव वैल्यू दे रहा है वो। ठीक है, यहाँ पे भी वो कौन सी वैल्यू देगा हमें नहीं पता कि वाई कौन सी वैल्यू देगा यहाँ पे। ठीक है, तो सिर्फ एक कंडीशन बच जाती है जब वो हमेशा पॉजिटिव देगा। वो सिर्फ ये आप देख रहे हो ना, हमेशा पॉजिटिव, ये पूरा फंक्शन है और ये हमेशा ऊपर की तरफ है। इसका मतलब y हमेशा यहाँ पे कितना होगा? पॉजिटिव। यहाँ पे तो y एकदम ही 0 देगा। इस वर्टेक्स पे, वर्टेक्स नहीं, इस पॉइंट पे वो क्या देगा आपको? इस पॉइंट पे वो हमेशा y, एक्स एक्सिस पे y क्या होता है? 0 होता है। एक्स एक्सिस पे y क्या होगा? 0 होगा ना। तो यहाँ पे जो फंक्शन है वो तो 0 हो जाएगा। तो वो कह रहा है कब वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा पूरा फंक्शन? तो वो उसके लिए सिर्फ एक ही कंडीशन है कि जो ग्राफ है ना, वो ग्राफ हमेशा अबव होना चाहिए एक्स एक्सिस से, तब वो हमेशा पॉजिटिव देगा। इसका मतलब जो फंक्शन है पहले तो अपवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए, दूसरा डी हमेशा लेस देन 0 होना चाहिए। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट हमेशा लेस देन 0 होना चाहिए। अभी तो आपको लग रहा है ये हम पढ़ क्यों रहे हैं, अभी मैं लास्ट में क्वेश्चन कराऊंगी। कई क्वेश्चन केवल इन्हीं चीजों से हो रहे हैं, तो इस कॉन्सेप्ट को बड़े ढंग से पढ़ना। ठीक है, अब दूसरा जो क्वेश्चन है वो आता है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कब जो है वो हमेशा ग्रेटर और इक्वल्स टू 0 होगा फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर। कौन सी ऐसी कंडीशन है जब यह फंक्शन या तो 0 हो या तो 0 से बड़ा हो? तो आपको पता है इसके 0 से बड़े के लिए तो एक ही कंडीशन है कि वो अबव दी एक्सिस हो, और दूसरी कि वो उसको टच कर रहा हो, यहाँ पे टच कर रहा हो। ठीक है, 2 कंडीशन है, यही तो थी। तो इसमें a ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0 तो था, लेकिन इसके लिए तो क्या था? d लेस देन 0 था, इसके लिए d इक्वल्स टू 0 था। इसका मतलब इसकी क्या कंडीशन हो गई? a ग्रेटर देन 0 और d लेस देन इक्वल्स टू 0, दोनों कंडीशन इसमें सेटिस्फाई होंगी। थर्ड आता है कि आपको ये कंडीशन देखनी है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो है कब लेस देन 0 होगा, हमेशा नेगेटिव कब होगा, वो हमें देखना फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू। तो देखो इन 6 में आप देखो कि कब वो हमेशा जो है वो नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव कब देगा? वो यही तो एक रीजन है केवल कि जिसमें वो हमेशा नेगेटिव देगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? ऐसी कंडीशन में अगर हम देखें तो इसका मतलब वो हमेशा एक्स एक्सिस से बहुत नीचे होना चाहिए, ये तो हमेशा वो नेगेटिव वैल्यू देगा। इसकी कंडीशन क्या थी? कि इसमें a लेस देन 0 होना चाहिए और d भी लेस देन 0 होना चाहिए। तो इसकी कंडीशन क्या हो गई? लेस देन 0 और d भी लेस देन 0। ऐसे आप बहुत कंडीशंस बना सकते हैं, मैं एक और बना रही हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लेस देन और लेस देन इक्वल्स टू 0 फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर। तो ऐसी कौन सी कंडीशन है जब ऐसा होगा? तो 2 कंडीशन इसके लिए भी हो जाएंगी, एक तो यही होगी और एक इसकी टच करने वाली होगी। यहाँ पे दोबारा बनाना पड़ेगा मुझे, है ना। इसके लिए जो था वो क्या था? ये एक्सिस था उससे दूर। ठीक है, तो a इज लेस देन 0, d इज लेस देन 0। इसमें दूर तो होगा ही होगा, साथ में एक वो भी जो इसको टच कर रहा हो। ठीक है, तो इसके लिए a इज लेस देन 0, a इज लेस देन 0, d इज इक्वल टू 0, d इज लेस देन 0। तो इसकी कंडीशन क्या हुई? a इज लेस देन 0 और d इज लेस देन इक्वल टू 0। ये कंडीशंस हो गई। तो ये आपको देखना पड़ेगा क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेंट ही आपका क्या है? यहाँ पे डी क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो है इससे सॉल्व हो जाएंगे, तो इसको ध्यान रखना। अब देखो अगर मैं और इसमें बात करूं, इसका आपको ये मैं बता ही देती हूँ कि ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिया। देखो मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट में ऑलरेडी आपको बता बता दिया है
कि अपवर्ड की कंडीशन में y बिलोंग्स टू हमने किया था, तो वो क्या था, इसका मिनिमम पॉइंट माइनस का d अपॉन में 4a होता है, मैक्सिमम पॉइंट इन्फिनेटिव होता है, और इसके लिए डाउनवर्ड्स के लिए y बिलोंग करता है माइनस इन्फिनेटिव टू माइनस का डी बाई 4a। तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू हम ये लिखते हैं, इसका मैक्स होता है, इसका मिनिमम पॉइंट होता है। ठीक है, इसका क्या होता है, मिनिमम। वो आपको समझ आ गया होगा आई थिंक। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट की। ये तो ट्रिक्स हैं, लास्ट एक पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो, मैंने वो आपको क्यों करवाया। सबसे पहले तो आप देखो, फाइंड वैल्यू ऑफ m सो दैट y इज इक्वल्स टू, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, ठीक है, y इज इक्वल्स टू क्या है, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस का 2m प्लस 6x, 2m प्लस 6 और फिर x प्लस 4m प्लस 12 है। अब वो ये कह रहे हैं कि इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल आर। तो m की वैल्यू आपको वो वाली वैल्यू निकालनी है जिसपे कि ये फंक्शन हमेशा पॉजिटिव आए। ठीक है, तो अब हम क्या करें, अब मैंने आपको बताया था, वो कह रहे हैं कि आपको ये बताना है कि ये जो फंक्शन है, जो ये फंक्शन है, ये हमेशा पॉजिटिव आए। तो इसके लिए कौन सी कंडीशन थी, पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव आए। तो हमने एक ग्राफ इसके लिए पढ़ा था, वो ग्राफ क्या था कि इस तरीके का एक ग्राफ था और एक्सिस से ये ऊपर उठा हुआ ग्राफ था। तो मैंने कहा था कि ये हमेशा पॉजिटिव देगा, देगा ना। तो सबसे पहली कंडीशन तो आ गई इसमें, ए अपवर्ड डायरेक्शन में। दूसरा डी क्या होगा इसमें, क्योंकि कोई भी रियल वैल्यू तो दे नहीं रहा रूट्स, तो इसका मतलब डी क्या होगा इसमें, लेस देन 0। हुआ ना, काम हुआ। ये बस इतने को पकड़ लो। अब डी लेस देन 0 है, ए ग्रेटर देन 0 से कुछ काम हो रहा होता तो चल जाता। ए इसकी वैल्यू 1 है तो 1 तो ग्रेटर देन 0 था, इससे हमें कुछ नहीं मिल रहा है, एम नहीं मिल रहा है, तो इसको, इस कंडीशन को हमें करने की कोई जरूरत नहीं। अब इस कंडीशन को अप्लाई करो अपने क्वेश्चन में। तो देखो, डी लेस देन, हम लिखेंगे डी, हियर डी इज लेस, डी क्या है देखो, तो डी कितना होता है हमारे पास, सबसे पहले हम लिख देते हैं डी। डी कितना है, डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये होता है। अब जब ये होगा हमारे पास, तो अब आप इसको आगे सॉल्व करना शुरू करो। तो देखो डी कितना आएगा इस कंडीशन में, हमारे पास डी इज इक्वल टू बी कितना है ढूंढो, ये बी है, तो बी स्क्वायर मतलब 2m+6 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है, 1 है, और सी कितना है, तो सी पूरा लिखना पड़ेगा आपको, सी कितना है, 4m+12 है। ठीक हो गया। अब उन्होंने क्या कहा, इसको इक्वेशन 1, इक्वेशन तो नहीं कहेंगे, इनइक्वालिटी है ये एक तरीके, ठीक है। तो इसको इस इनइक्वालिटी में पुट कर दो, यहाँ क्या है, लेस देन 0, तो लिख दो उसको। अब इसको एक्सपेंड कर दो तो कितना आएगा, 2 2 जा 4m² प्लस 36 प्लस 4 6 जा 24m, है ना, 2 दूनी 4 6 24, ठीक है। m हो गया, माइनस का 4 6 16, है ना, और माइनस का कितना हो रहा है, 48, यही होगा, लेस देन 0। थोड़ा और सॉल्व कर लो, तो 4m को ऐसी, 4m को क्या, थोड़ा सब 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो थोड़ा अपने लिए और आसान कर देते हैं, 4 से डिवाइड कर दो, m² प्लस 9 प्लस इसको और करो 6 माइनस का 4 6 16, ये हो गया। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, जो आपको लग रहा है सॉल्व करने में, ये सबसे पहले इसको सॉल्व करो तो कितना आएगा, प्लस का 2m और माइनस का 9 और 3 12 होता है, लेस देन 0। तो आप इसको देखोगे, थोड़ा सॉल्व करोगे तो m² प्लस का 3m माइनस का m माइनस का 3 लेस देन 0 हो गया। इसको सॉल्व करो तो ये आ जाएगा m प्लस m, देखो ये होगा m
प्लस थ्री, m कॉमन ले लो, माइनस का 1 कॉमन ले लो, तो m प्लस थ्री लेस देन 0, तो m माइनस वन, m प्लस थ्री लेस देन 0। अब देखो हम इसको कैसे ड्रॉ करते हैं। इसको हम ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे आता है आपका -3, यहाँ पे क्योंकि इसको जीरो इक्वल टू जीरो करते हैं ना, तो 1 आएगा, इसको इक्वल टू जीरो, -3 आएगा, ये होता है प्लस, ये होता है माइनस, ये होता है प्लस। अब आप देखो कि आपको कौन सा चाहिए, इन्होंने कहा लेस देन जीरो वाला पार्ट चाहिए, तो लेस देन जीरो वाला पार्ट मतलब नेगेटिव पार्ट, वो यहाँ से यहाँ तक है। इसका मतलब जो m है ना, वो बिलोंग करेगा कहाँ से कहाँ तक, वो बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल -3 से, क्योंकि इक्वलिटी का साइन नहीं है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, ओपन इंटरवल लगाएंगे -3 से 1 तक, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो m जो होगा उसकी रेंज -3 से 1 तक होगी। अब देखो, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितना अल्फा बीटा पढ़ के चले जाओ, है ना, कि हमें पता है कि अल्फा बीटा रूट्स हैं, और उसके बाद उसकी एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा बीटा और प्लस का ये एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू जीरो। हम इस ऐसे उसकी रूट्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। और क्वेश्चन क्या आ जाता है, क्वेश्चन ये आते हैं, ये बहुत कम मैंने देखे हैं कि टीचिंग एग्जाम्स में अगर बहुत ही टफ पेपर बन रहा होता तो एक आधा वो ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन डाल देते हैं कि अल्फा बीटा की वैल्यू निकालो, अदरवाइज वो ऐसे क्वेश्चन देंगे कि m की वैल्यू निकालो, जबकि ये पूरा क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन है पॉजिटिव। देखो अब बात करते हैं ट्रिक्स टू सॉल्व क्वेश्चंस ना, राइट, कैसे हम कर सकते हैं। देखो ट्रिक तो क्या ही कहीं, जो आप प्रैक्टिस करोगे आप क्वेश्चंस को, तो आप अपने आप ही करने लग जाओगे, पर फिर भी कुछ पैटर्न है तो बता देती हूँ कि अगर कोई भी स्टैंडर्ड इक्वेशन आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो है, अल्फा बीटा उसके रूट्स हैं, है ना, तो ऐसी कंडीशन में अगर वो ये कह दे कि अल्फा अल्फा वन अपॉन बीटा से इक्वेशन बनाओ, जबकि अल्फा बीटा के लिए तो उसने दे दी इक्वेशन, अब वो कह रहा है 1/अल्फा 1/बीटा के लिए इक्वेशन बनाओ, तो इसको करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि अब आप क्या करो, एक्स को रिप्लेस कर दो 1/x से, तो आपको कुछ भी इसमें और करना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है, आपको डायरेक्टली इक्वेशन मिल जाएगी। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे देखो आपके पास कोई भी एक इक्वेशन है, मैंने एक इक्वेशन ले ली, इसी क्योंकि बाकियों का मैं इतनी डिटेल नहीं बताऊंगी, इसी का डिटेल बता रही हूँ, ठीक है। देखो एक इक्वेशन ले ली मैंने, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6 इज इक्वल टू 0 ले ली, ठीक है। आपको पता है इसके फैक्टर कितने होंगे, देखो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने मेथड होते हैं, बेसिकली 3 मेथड होते हैं। या तो आप फैक्टराइजेशन करो, फैक्टराइजेशन करो, ठीक है, या फिर आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी होता है, स्क्वायर मेथड करो, ठीक है, या फिर आप क्या करो, क्वाड्रेटिक मेथड करो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जिसको कि हम क्या कहते हैं, श्रीधराचार्य भी कहते हैं, आप उसका यूज करो, कुछ भी करके आप निकाल लो वैल्यू। तो आप इसमें क्या कर सकते हो, हमें पता है हम इसको 2x माइनस का 3x प्लस का 6 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, तो x माइनस का 2 बनेगा, x कॉमन माइनस का 3, x माइनस का 2 इक्वल टू 0, x माइनस का 3 बना, x माइनस का 2 बना। अभी तो हमारे पास अल्फा बीटा रूट्स थे, यहाँ पे नहीं थे तो मैंने पहले निकाल दिए, तो अब इसके रूट्स कितने आ गए, 3, 2 आर दी रूट्स, ठीक है, रूट्स ऑफ इट लिख देती हूँ। इसके रूट्स हैं क्या, 3 और 2, इसके रूट्स निकल के आ गए। अब क्वेश्चन में उन्होंने दे दिया 1/3 1/2 से, 1/3 1/2 से इसके जो है इस इक्वेशन, आपको जो नया इक्वेशन बनानी है वो अब 1/3 और 1/2 से कोई इक्वेशन बनानी, तो पहले तो ये सिंपल सी बात थी कि हम इतना भी लंबा चौड़ा क्यों करें, है ना, कि हम इसको x को हम क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं 1/x से। एक ये मेथड है, पहले इसी को करके देखते हैं, जो कि कई बुक्स में और बहुत सारे लोग भी इसको बताते हैं कि ये इजी है, बट मुझे तो लगा कि हम डायरेक्टली जो हमारा कॉन्सेप्ट है हम उस पर भी हम कर सकते हैं, ठीक है। क्या, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा और एक्स और प्लस अल्फा डॉट बीटा, जो हमें प्रोडक्ट ऑफ रूल और सम ऑफ रूल का इक्वेशन बताई गई है, हम डायरेक्टली उसको भी कर सकते हैं, बट आप देखो इसको भी करके देखते हैं।
वन अपॉन एक्स से रिप्लेस कर दो, तो अगर वन अपॉन एक्स से मैं रिप्लेस करूंगी तो कितना आएगा, वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का 5, फिर वन अपॉन एक्स आ जाएगा, और प्लस का 6 इज इक्वल टू 0, तो कितना बना, 1 माइनस का 5 एक्स प्लस का 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 0 बनेगा। इसका मतलब 6x स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस का 1 इक्वल टू 0 बन गया। तो ये जो होंगे आपके फैक्टर, ये आपके लिए इक्वेशन आ गई किसकी, जिसके की रूट्स जो हैं 1/3 और 1/2 हो गए। चेक कर लेते हैं इसके रूट हैं या नहीं। तो 6 इंटू एक्स की वैल्यू आप क्या करो, कोई भी एक रूट ले लो, 1/3 ले लेती हूँ तो 1/9 होगा, माइनस का 5 इंटू 1/3 होगा, और प्लस का 1, 0 आना चाहिए ये, तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। अब हम एलसीएम ले लेते हैं 3, तो 2 माइनस का 5 प्लस का कितना होगा 3 होगा, तो 3 इंटू 5 होगा, 5 माइनस 5 कितना होगा 0 ही होगा। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है। तो ये इसलिए होता है सिर्फ कि आपके पास अगर कोई क्या दे दिया गया हो, अगर 1/अल्फा 1/बीटा आपके पास, सॉरी अल्फा बीटा अगर रूट्स दिए हैं, तो उसके रेसिप्रोकल से आप इक्वेशन कैसे बनाएंगे, उसके लिए ये कॉन्सेप्ट होता है कि आप x को क्या कर दो 1/x में कन्वर्ट कर दो। वैसे ही अगर अल्फा बीटा रूट्स दिए हैं और वो कह रहे हैं अल्फा प्लस के और बीटा प्लस के लिए इक्वेशन, ओनली इक्वेशन, ओके, अदरवाइज अल्फा और बीटा दिए हुए हैं आपके पास, लेकिन हाँ कभी कभी अल्फा और बीटा लिखा होता है, उसकी वैल्यूज ऐसी कह देते हैं वो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 एंड अल्फा बीटा आर दी रूट्स। तो पहले आपको इक्वेशन के रूट निकालने होते हैं, उसके बाद आपको आगे प्रोसीजर करना होता है। देखो हम कहते हैं कि हमें इससे हेल्प मिलेगी अल्फा प्लस के और बीटा प्लस के की वैल्यू निकालने में, नहीं, इससे हमें केवल, अगर रूट आपके पास 2 दिया हुआ है तो 2 में आप के ऐड नहीं कर सकते हो, 3 में आप के ऐड कर दो। इससे बाकी और कुछ मदद नहीं मिलती, ये मिलती है कि आप इससे नई इक्वेशन, इससे रिलेटेड इक्वेशन कैसे बनाएंगे। तो आपको क्या करना है, ऐसी कंडीशन में x टेंस टू x को रिप्लेस करना है। ये चेंज का के लिए मैंने ये सिंबल लगाया। आप चेंज करोगे, क्या करोगे, x को x माइनस के से रिप्लेस कर दोगे, तो वो अल्फा प्लस बीटा और बीटा प्लस के की इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, आप इसमें दूसरे वाले में अगर आप x प्लस के से रिप्लेस करोगे तो आपकी इक्वेशन आ जाएगी। आप ऐसी कंडीशन में x अपॉन के से रिप्लेस करोगे तो आपको नई इक्वेशन, इसी की इक्वेशन मिल जाएगी जिसके रूट्स के अल्फा और के बीटा हो। इसमें तो सिर्फ यही होता है, यहाँ पे x लिख देती हूँ, ये इसमें क्या होता है, x को रिप्लेस करते हैं माइनस एक्स से, इसमें और ज्यादा कुछ नहीं होता। इसके लिए देखें तो इसमें क्या होता है, आपको रिप्लेस करना होता है किसका, इसमें रिप्लेस करना होगा, इसमें अगेन x को रिप्लेस करेंगे हम, के x से रिप्लेस करेंगे, तो आपको नई जो इक्वेशन मिलेगी उसके रूट्स ये होंगे। समझ आया कि हम इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते, हम इससे बनने वाली इक्वेशंस इनसे निकाल सकते हैं, रूट्स तो आपको खुद ही निकालने पड़ेंगे। जब वैल्यू आपके पास है, रूट्स आपके पास है, तो आपको अल्फा और के की, अल्फा अपॉन के की वैल्यू निकालने में क्या दिक्कत है। पर हाँ ये होता है कि अगर आपके पास ये दोनों के दोनों नहीं है, तो पहले आप इक्वेशन को नॉर्मल इन्हीं 3 मेथड से सॉल्व करेंगे। लेकिन हाँ उसके बाद नई इक्वेशन बनाने को कहते हैं तो आप डायरेक्टली रिप्लेस करके बना, जब बनाना आसान है तो हम रिप्लेस करके बना देंगे, ठीक है, ज्यादा सोचने की हमें जरूरत नहीं पड़ती है। तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो, इनको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो और एक छोटी सी चीज में आई थिंक मिस हो गई है मुझसे, मैं आपको बता देती हूँ, मैंने वो नहीं बताई थी। वो क्या है कि एक कंडीशन ये भी होती है जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका क्या होगा, कि क्यों नहीं चल रहा है कहीं। देखो एक कंडीशन और होती है हमारे पास, क्या कंडीशन होती है, ये मैक्सिमम मिनिमम का मैं पॉइंट नहीं करा रही हूँ, मैं एक नई चीज आपको बताना चाह रही हूँ, लेकिन मैं कहाँ पे बताऊँ, यहीं पे बता देती हूँ। देखो कि एक और पॉइंट क्या है, इसी में मैं एक पॉइंट और ऐड कर देती हूँ कि जैसे देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो ये क्या है, हर ए, ये इसको हम क्या कह देते हैं, इसको हम आइडेंटिटी कहते हैं।
ये आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का मतलब ये हुआ कि ये हर नंबर के लिए ये रूल फॉलो करेगा। आइडेंटिटी मतलब जो हमेशा एक समान रहता है। उसी तरीके से जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो है, तो ये कभी कभी पेपर में आ जाता है कि क्या कभी ये कोई आइडेंटिटी बन सकती है, तो बन सकती है। कब? जब ए और बी और सी ये तीनों जीरो हो। ऐसी कंडीशन में ये जो इक्वेशन होती है एक आइडेंटिटी का काम करती है, जिसके जो रूट्स होते हैं वो ग्रेटर देन टू आते हैं, क्योंकि ग्रेटर देन टू का मतलब होता है इनफाइनाइट भी आते हैं। या तो ग्रेटर देन टू बोलो या इनफाइनाइट बोलो, क्योंकि यहाँ आप x को ये तीनों, जबकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पहली कंडीशन इसकी ये होती है कि a डज नॉट इक्वल्स टू जीरो है, तभी वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। लेकिन अगर ये तीनों की तीनों जीरो हो गए, तब भी हम उसको क्या कहेंगे कि इसके जो रूट्स एग्जिस्ट करेंगे और वो ग्रेटर देन क्या होंगे, वो ग्रेटर देन जीरो होंगे, नंबर ऑफ रूट्स ग्रेटर देन जीरो होंगे, ठीक है, ये इनफाइनाइट होंगे, राइट। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था और मैंने बता दिया आपको। आई होप आपको ये पूरी वीडियो समझ आई होगी, हेल्पफुल होगी। हेल्पफुल होगी तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट्स करिएगा, और अच्छे भी क्या, आपको जो लगेगा मुझे कहाँ इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, तो वो भी आप ज़रूर लिखिएगा। आपकी एडवाइस में मुझ पे इम्प्रूवमेंट करने में हेल्पफुल होगी। आपको अगर कोई और टॉपिक समझना होगा ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।